द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब रोशन लाल साहब। रोशन लाल साहब जहान पाकिस्तान में कालम लिखते हैं और जंजीर मीडिया ग्रुप चलाते हैं, जिनमें से एक चैनल जो है जंजीर न्यूज़ है और ये यूट्यूब बेस्ड चैनल्स हैं। इन्होंने एमएससी अपनी की सोशियोलॉजी में, तो इसलिए उनसे पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे। तो रोशन लाल साहब ये बताइएगा कि आजकल ये खबरें गर्म हैं कि शायद इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं और उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। तो आप कैसे देखते हैं इन खबरों को या इन अफवाहों को? देखिए जी, इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डिफरेंसेस हुए हैं वो डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो उसके बाद मामला जो है ना जी वो बिगड़ना शुरू हुए हैं। उसके बाद ही हमने देखा कि अचानक टीटीपी का जो है जी लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और ये सारी इमरान खान की उसके बाद जनाब वो पेशी भी हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बुनियादी तौर पे तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और उसमें ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उनमें ना तो कोई उसूली मौकफ इमरान खान साहब का है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट का है। तो जो मतलब अगर तो ये डिफरेंसेस कोई खत्म करवा देता है तो चीजें नॉर्मलाइज भी हो सकती हैं, पहले की तरह भी हो सकती हैं। वो कि इनके इम्कान कम है, इस बात के इम्कान कम नजर आ रहे हैं इस वक्त के नॉर्मलाइजेशन हो जाए जहां तक मामला चले गए हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो ये अगर नॉर्मलाइजेशन ना हुई तो ये फिर तो साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान का रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपने तौर पे तो नहीं रह सकते। हम अगर इस पे भी बात करें कि वो अपने तौर पे रह सकते हैं नहीं रह सकते, तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की जो सियासी कामयाबियां हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सादिक संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव थी, उसको नाकाम बनाया गया सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद। और उसके बाद फिर अक्सरियत ना होने के बावजूद उन्हें दोबारा चेयरमैन सेनेट भी बनवाया गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इमरान खान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया अपने मनपसंद के जो है ना जी इंतखाबी इस्लाहात का कानून पास करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं उसे बुला सके। वो जो चाहते थे उन्हें नजर आ गया था कि वो नहीं मैं कर सकता। तो इसका मतलब है कि उनके सर के ऊपर जो दस्ते शफकत था वो हट चुका है। तो ये मुमकिन नहीं है उनके लिए अब करना। तो ये अगर यही सूरत हाल इसी तरह के मामला जारी रहे तो फिर वो अपने तौर पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, वो नहीं रह सकेंगे। लेकिन रोशन साहब, अभी तो खबर आ रही है कि वो वेंसडे को हो रही है, पार्लियामेंट की मीटिंग जो है, पार्लियामेंट्री सेशन होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन। जी जी जी। अच्छा, नहीं उसमें फिर ये भी है। हाँ, एक और इम्कान हो सकता है, यानी वो है बहुत मुश्किल कि ये, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन के साथ भी तो बातचीत का आगाज कर दिया है ना। वो जिनके साथ वो बैठना नहीं चाहते थे उन्हें वो इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए, हम मिलके जो है ना जी ये पास करवाते हैं इंतखाबी इस्लाहात का बिल। और उसमें वो कह रहे हैं जी कि ये कौमी मसला है, ये तो पीटीआई या उसका यानी इमरान खान का मसला नहीं है। तो ये अगर दो ही सूरतें हैं, या तो फिर मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो यहाँ फिर एक सूरत ये हो सकती है कि अपोजिशन जो है उन्हें किसी तरह, वो सियासतदान है, उनसे सियासी राब्ते करें, सियासी तल्लक कायम करें। तो खास तौर पे इसमें अगर वो पीपल्स पार्टी जो है वो उससे को रोल प्ले कराना चाहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से स्टांस रहा है कि वो किसी भी हुकूमत को, वो चाहे पसंदीदा हो या नापसंदीदा, गैर जमहूरी तरीके से उसे वो नहीं गिराना चाहते। तो इसमें लेकिन ये मुझे इसका इम्कान कम नजर आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना और उसमें अगर काफ लीग जो है वो साथ नहीं, फिलहाल एमक्यूएम साथ नहीं है, सेम पेज पे नहीं है, तो वो अगर मुश्तरका इजलास बुला लिया है तो अभी तक ऐसा तो कोई हमें स्टांस नहीं नजर आया, ना काफ लीग की तरफ से और ना ही एमक्यूएम की तरफ से, कि वो उन्हें राजी कर लिया गया है। और वो तो किसी, ये तो रोशन साहब, ये जो है जी जी इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में बहुत ही गैर सियासी रवैया है कि वो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहते। पिछले दिनों जुबैर साहब जो गवर्नर हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, जी जी और असद उमर साहब जो एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, मिनिस्टर हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में, उनके वो बड़े भाई हैं। जी जी उन्होंने खुद ये डिस्क्लोज किया एक टीवी टॉक शो में
कि एक जगह कहीं इमरान खान और उनके कुछ साथी बैठे थे रेस्टोरेंट में, मैं भी ऊपर से चला गया, तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इमरान खान ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो इस हद तक अगर रूडनेस है आप में, तो फिर आप एक सियासतदान तो नहीं हो सकते। तो बड़ा मुश्किल है एक सियासतदान के लिए ये रवैया रखना। ये रवैया तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो के ही सख्त खिलाफ है। जो बंदा सारी उम्र जो है ना क्रिकेट खेली और बड़ा हो उसने कि मैं जो है ना जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज्यादा रही है, मैंने न्यूट्रल अंपायर कर दिया, तो उसका ये रवैया तो किसी तरह भी काबिल जवाज नहीं है, वो सियासतदान हो या ना। ये रवैया इसको हम सीधा सीधा गैर इंसानी रवैया कह सकते हैं कि आप जो है ना जी वो एक स्टेक होल्डर है, अपोजिशन है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन को तो कहा जाता है कि जी वो अब अपना गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, और वो एक सिस्टम में बहुत अहम उसका रोल होता है। तो वो अगर उस अपोजिशन के बगैर तो आप पार्लियामेंट को चला ही नहीं सकते। और जहां भी अपोजिशन बाइकाट करती है पार्लियामेंट का, उन्हें मना के लाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, उनसे जो है ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल ही बचगाना हरकत है कि आप इस तरह करें, और ये तो इमरान खान पहले दिल से करते आ रहे हैं। यानी ये पाकिस्तान में जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं अभी तक, जैसी भी आई हैं, उसमें यानी वो पहले दिन जिस तरह का रिस्पांस दिया था अपोजिशन ने कि हम आपसे आपके साथ तावन करना चाहते हैं, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की और फिर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने की इनसे बात की, और इन्होंने हर इस तरह की जो है ना जी ऑफर है उसको उन्होंने यानी नजरअंदाज क्या किया, दुत्कार दिया उन्हें अपोजिशन को। तो इसमें तो साफ जाहिर है कि उनका रवैया तो नहीं है फिलहाल ऐसा। लेकिन जो लोग हैं इनके साथ, उन्हें भी नजर आ रहा है कि ये खुद तो मतलब जो है ना डूबेगा, ये हमें भी लेके डूबेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल में उनका हो सकता है प्रेशर के भाई अब तो भाई ठीक, यानी कहीं कहीं ना कहीं तो ये एंड हो जाना चाहिए इस रवैये का, कोई ना कोई हद तो इस तरह के रवैये की होनी चाहिए। अच्छा रोशन साहब, जी जी। इसी पिछले दिनों मैंने कहीं सुना, मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये अपने से 6 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया, उसके सामने तो खड़ी हो सकती है, लेकिन तहरीके लब्बैक और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं देखता कि इसको इस तरह से नहीं देखता कि नहीं खड़ी हो सकती। बात तो ये है कि जो आपकी तवानाइयां हैं आप उसको क्या इस्तेमाल भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आपने टीटीपी की बात की। अब टीटीपी हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ थी, और उसमें मतलब अगर आप नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनके खिलाफ ऑपरेशन हो, मैसिव ऑपरेशन हो, उसकी बात मानी नहीं गई। उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसमें भी यही कहा गया, पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे कहा कि अगर आपने तो हमारे साथ तावन नहीं किया था तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन में, लेकिन हम तैयार हैं हर तरह के तावन के लिए। और आपको याद होगा कि अपना 2013 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो 2 दिसंबर 2013 तक यही कहते रहे कि जी हम ऑपरेशन करेंगे तालिबान के खिलाफ। लेकिन अचानक जनवरी फरवरी में उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और अगर आपको याद हो तो इरफान सिद्दीकी साहब को उन्होंने अपना बनाया था, अपना नुमाइंदा, कि ये हमारी तरफ से बात करेंगे तालिबान के साथ, और इसी तरह तालिबान ने भी बनाया था। तो ये मतलब उसके बाद फिर ये चलता रहा ये मामला इसी तरह। लेकिन जूही और ये यही कहते रहे ये कि जनाब अगर तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो एक ब्लो बैक आएगा और गलियों और सड़कों में लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम नहीं संभाल सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जब एपीएस पेशावर का वाकया हुआ और उसके बाद जब फिर इन्हें मजबूरन ऑपरेशन करना पे, यानी कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर देखा कि कहीं वो नजर ही नहीं आए, ना कहीं ब्लो बैक हुआ, ना कहीं गलियों मोहल्लों में लड़ाई हुई। और इवन के वो तमाम, यानी आपको अगर मैं याद करवाऊं तो वो यानी अपना जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब, सैयद मुनव्वर हसन मरहूम, वो कहा करते थे कि ये बहुत इन्हें जो है ना जी अपना स्ताइश किया करते थे इनकी तालिबान की, और कहते थे कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उन जैसे लोग भी फिर नहीं बोल सके, सबने कहा नहीं जी ऑपरेशन ही होना चाहिए, ये तो अब चला गया। और जब ऑपरेशन हुआ तो फिर कोई फौज के सामने ठहर ही नहीं सका। रियासत की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको बशर्ते के इस्तेमाल किया जाए। और ये जो सारा कुछ था इसमें तो पूरी ताकत इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ताकत को इस्तेमाल करना चाहे या उसका मकसद अगर हो इन्हें रोकना, तो मकसद अगर ना हो तो फिर ताकत भी नहीं इस्तेमाल की जाती।
और दूसरे मकासद फिर हासिल हो जाते हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि ये रियासत को आगे लगा सकते हैं ये सारे। अच्छा रोशन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए वो इकोनॉमी का है। 1 अरब जो है, $1 अरब सऊदी अरब को देना होता है, तो फिर हम कभी चाइना के पास जाते हैं, कभी यूएई के पास जाते हैं। तो ये जो मसला है इसका क्या हल है? क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना जो है इस मसले का हल नहीं है? अब हमने इंडिया के साथ जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी वो भी बंद कर दी, और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ महंगाई जो है, खासतौर पे दवाइयों की जो है प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल हम इंडिया से सस्ता ले सकते थे, अब हमें वो दूर दराज के मुल्कों से लेना पड़ता है। तो इसके अलावा बहुत सी दवाएं हैं जो सस्ती हैं इंडिया में हमारे इस निस्बत। पहले तो इन्होंने मुकम्मल दवाओं पर भी पाबंदी लगा दी थी, फिर सुना है ये है कि दवाओं को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये जो इकोनॉमी का मसला है, आपके ख्याल में क्या, जनरल बाजवा ने भी पिछले दिनों ये कहा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कि उन्होंने अपने एक इदारे से ये रिसर्च करवाई कि ट्रेड जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान अगर होती है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत फायदा है। आपने और शोएब आदल साहब ने भी इस पे कुछ काम किया है। आप उस वक्त हम शहरी में थे, उसकी कुछ बताइएगा कि लाहौर के ट्रेडर्स कैसे फील करते थे इसके बारे में, और अब क्या फीलिंग है? देखें जी, लाहौर के जो ट्रेडर्स थे वो, क्योंकि हमारा उस दौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ हम राब्ता रहा हमारा, और आफ्ताब बोरा हुआ करते थे, अब मरहूम है बेचारे, वो नहीं रहे, तो वो बहुत पुरजोश थे पाक इंडिया ट्रेड को बेहतर बनाने में, और बड़े होपफुल थे। और बहुत, यानी उन लोगों का कहना था कि पाकिस्तान के अगर ये ट्रेड खुल जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो तमाम ट्रेड बैरियर हटाना तो नहीं चाहते थे, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान, यानी ऐसे इंतज़ाम भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री या पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और वो हम वो चीज़ें इंडिया से मंगवाएं जो हम नहीं बना सकते। तो ये बहुत, यानी वो, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर की वो कह रहे थे है, और उनका ये, और इस सिलसिले में हमारा जो है ना, मैंने डॉक्टर कैस असलम है उनका इंटरव्यू किया था, और वो कह रहे थे, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान को जो चीजें इंडिया से चाहिए वो अगर ट्रेड से नहीं आती तो स्मगल होके आ जाती है। ट्रेड से अगर आएंगी तो वो हमें ड्यूटीज मिलेंगी और वो जाहिर है रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अगर वो स्मगलिंग होके आती हैं तो वो, उनका कहना था कि वो जाहिर है हमें तो कुछ नहीं मिलता, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अगर ट्रेड, मतलब उसको हम ट्रेडिंग बैरियर जो है इनको अगर बरकरार भी रखें तो इंडियन माल जो है वो पाकिस्तान में आने से हम नहीं रोक सकते। तो उसमें उनका कहना था कि हो सकता है कि कुछ माफियाज ऐसे हैं जो, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो ये जो है ना वो सारा कुछ, वो उन्होंने ऐसे अपने एजेंट रखे हुए हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान के मुफाद में ये ट्रेड नहीं है इंडिया के साथ। तो लेकिन असल में तो ट्रेड ना भी हो तो माल तो सारा वहां से आ रहा है। वो कुछ, अगर यानी नहीं तो दुबई के रास्ते से आ जाता है, सरहदों से ना आए। तो वो कह रहे हैं कि जो माल वहां से आता है उसे हम नहीं रोक सकते। तो इसलिए ये समझ से बाला है। वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस असलम, और उन्होंने बल्कि उस जमाने में पूरा एक चार्ट उन्होंने बना के दिया था कि अगर हम वो, यानी उन्होंने एक पूरा बनाया था कि अगर ट्रेड होती है इंडिया के साथ, लीगल ट्रेड होती है, तो उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है और पाकिस्तान की रियासत को उसका क्या क्या फायदा होता है और कहाँ कहाँ हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये, और बल्कि उन्होंने एक और बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा था जी कि अगर ट्रेड नहीं होती लीगल तो इंडिया को उसको नुकसान कोई नहीं है। इंडिया जो है वो जाहिर है, वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो तो उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उन्होंने पाकिस्तान माल भेजना है, उसका जितना भी हिस्सा होगा उनकी प्रोडक्शन में, वो तो नहीं रुक रहा। तो वहां पे तो वो सारा जो है ना, उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। स्मगलिंग की वजह से पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो नहीं हो रहा, उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और ये वो कह रहे थे कि मैं नहीं समझता कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं ट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो इंडियन माल तो यहाँ पे हर जगह बिकता है और वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कंज्यूम भी होता है। तो इसलिए मैंने जी 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 मैंने रोशन साहब पिछले दिनों इंटरव्यू किया, एक इंडियन एग्जेक्टिव हैं, फार्मास्यूटिकल एक कंपनी के मालिक हैं। जी जी तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो यहाँ इंडिया पाकिस्तान ट्रेड की मुखालफत करते हैं, उन्होंने दुबई में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और वो इस तरह से अपना माल बना रहे हैं। और आप देखिए
कि यूएई इतना छोटा सा मुल्क है और उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है, बायलैटरल ट्रेड, आप यकीन नहीं करेंगे कि $60 बिलियन है। आप इमेजिन करें, छोटा सा मुल्क $60 बिलियन का ट्रेड कर रहा है वो इंडिया के साथ, और हमारा जो था वो कभी 2 बिलियन से ऊपर नहीं गया। ये तो ये जो है हमारे जो जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको क्या ये चीज समझ नहीं आती कि क्या गेम की जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। ये जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड है ना अफगानिस्तान के साथ, ये अफगानिस्तान में जो होती है, कि उसमें अफगानिस्तान जो चीजें मंगवाता है वो तो कुछ भी उसमें अफगानिस्तान की तो वो जरूरत ही नहीं होती, वो वहां से स्मगल होकर दोबारा पाकिस्तान आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल में यही प्रैक्टिस जो है ना जी, वो अगर आपने खुद ही कह दिया कि छोटा सा मुल्क और इतना वॉल्यूम है उसका ट्रेड का, तो वो जाहिर है उनकी अब वहां पे कंज्यूम तो नहीं चीजें होती है दुबई में, तो वो चीजें जाहिर है पाकिस्तान आती होंगी फिर उसी तरह जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड की चीजें स्मगल होके पाकिस्तान आ जाती है अफगानिस्तान से, तो ये भी इसी तरह होता होगा। तो ये और जाहिर है वो, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त थे शेख कल्बे अली, आप जानते हैं उन्हें? जी जी। शायद मिले भी हुए हैं। तो ये वार ऑन टेरर का दौर था, वो बड़ा अपना परवेज मुशर्रफ बड़े सरगर्म थे। तो पाकिस्तान में आटे का बहरान हुआ था और उसमें यही कहा गया था कि तमाम पाकिस्तान, पंजाब में खास तौर पर आटा जो है वो सारे का सारा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में चला गया, गंदम और आटा, जिसकी वजह से यहाँ बहरान पर शेख कलबेली ने कहा था कि यार संजीदगी देख लो वार ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान की, कि जिन रास्तों से टेररिस्ट यहाँ आ सकते हैं, खुदकश बम्बार यहाँ पर आ सकते हैं, उन रास्तों से हमने आसानी से जो गंदम है टनों अपना जी नहीं जी टनों के सैकड़ों टन गंदम जो है, हजारों टन गंदम और आटा पाकिस्तान का उन्हीं रास्तों से गुजर के सेंट्रल एशिया तक चला गया। और हम कह रहे हैं कि हम वार और टेरर के ऊपर बहुत संजीदा है। तो ये मतलब इस तरह की आपको मिसालें यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी कि जिसमें नजर आएगा कि हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ किन किन लोगों को कैसे कैसे फायदे पहुंच रहे हैं। तो वो यहाँ से मतलब देखे बगैर कि पाकिस्तान की अवाम की क्या जरूरत है और यहाँ क्या बहरान पैदा हो सकता है, तो जो लोग अपने फायदे देख रहे हैं वो स्मगल करके आटे को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो वो ये सारी चीजें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो माफियाज हैं, बड़े ताकतवर है, वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं ट्रेड होने दे रहे होंगे, उनका रोल अच्छा होगा इसमें। जी, रोशन साहब, आप मीडिया प्रोफेशनल हैं, तो वो कुछ मीडिया की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है ना। मीडिया ने भी तो बहुत नेगेटिव रोल अदा किया है इसमें पाकिस्तान में। मसलन जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो हमारे उर्दू अखबारात ये अपनी पेट्रियाटिक ड्यूटी समझते हैं उसको लिखना अजली दुश्मन और मक्कार दुश्मन, कनिंग एनिमी और इटर्नल एनिमी। तो ये जो चीज है इसको बढ़ावा तो मीडिया ने दिया है। तो मीडिया जो है, जैसे एमएफएन की जब बात चली थी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, और मोस्ट फेवर्ड नेशन भी बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है, और इसका मतलब हरगज वो नहीं होता कि सबसे पसंदीदा कौम। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम दूसरे मुल्कों को जो रायतें दे रहे हैं जी वही जी आपको भी देंगे। सो दिस इज इक्वल अच्छा, ट्रीटमेंट। यहाँ दैट इज मैं नॉट। ना जी जी। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको मीडिया के रोल के बारे में बताऊंगा कि आपको पता है कि एक मीडिया हाउस ने अमन की आशा की कैंपेन चलाई थी और वो सारी पाक इंडिया दोस्ती जो है ना वो उसके इर्द गिर्द घूमती थी। तो अगर आप मुशर्रफ से लेके, तो जिस तरह वो मुशर्रफ गए, यानी हालांकि मुशर्रफ ही थे जिनका पस मंजर है कारगिल वगैरह, लेकिन मुशर्रफ के दौर में जो पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर के ऊपर उसमें शामिल होके जो एक किस्म का यू टर्न लिया था, और उसमें फिर हमने देखा कि वो आगरा समिट हुई, वाजपेयी के साथ मुलाकात हुई, तो वो सारा एक जो है ना जी उसमें जो मीडिया का रोल है उस दौर में तो हमें नजर आता है कि मीडिया ने कोई नेगेटिव रोल नहीं प्ले किया। थे ऐसे लोग, लेकिन वो जो अदली दुश्मन कहने वाले लोग थे वो मौजूद थे, लेकिन वो पस मंजर में चले गए थे। यहां अमन की आशा का जो पैगाम है उसको उसकी बातें करने वाले आगे आ गए थे। तो उसमें मतलब ये है कि रियासत जो है उसका जो किरदार है, उसका जो रवैया है, वो रिफ्लेक्ट करता है मीडिया के अंदर भी। तो उसमें दो बातें जो है ना जी, एक तो ये है कि रियासत जो है इंडिया से दुश्मनी
वो मतलब कोई उसूली मौकफ नहीं है उसका। रियासत ने जब इंडिया से दोस्ती की बात की थी, इंडिया के साथ ट्रेड की बात की थी, तो रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ा था, रियासत का कोई नुकसान नहीं उसमें हुआ था। कहीं इंडिया ने हमें हड़प नहीं कर लिया था, और कश्मीर का इशू भी एज इट इज ही था। हमने मैच भी खेले यहाँ पे, हमें पता है, आपने देखा होगा कि इंडियन टीम लाहौर में आई, और मैं तो लाहौर में रहता हूँ, एनी शाहद, कि जो इंडियंस यहाँ पे मैच देखने के लिए आए, वो मतलब वो कह रहे थे कि यार हमें तो जो कहा गया था कि लाहौर और पाकिस्तान में लोग जो है ना जी हमारे अजली दुश्मन है, तो यहाँ तो हम जहां जाते हैं जितनी हॉस्पिटैलिटी हमें यहाँ मिलती है, किसी अपने शहर में नहीं मिलती, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं मिलती। तो ये सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे हुए। और इसी तरह खैर मैं तो नहीं इंडिया जा सका, लेकिन जो मोहाली वगैरह में हमारे दोस्त मैच देखने गए उन्होंने भी यही कहा है कि जी वहां मतलब जो है ना जी वो तो इंडियन तो ऐसे है ही नहीं। वो तो ये उसमें बुनियादी वजह क्या थी कि रियासत का रवैया उस वक्त कुछ और था। जो ही रियासत का रवैया चेंज हुआ तो ये जो लोग पस मंजर में गए हुए थे वो फिर में आ गए, मंजर के ऊपर आ गए, और उन्होंने जनाब अपना वही करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में यहाँ ये बात है कि यहाँ जो हमारा मीडिया है वो कारपोरेट मीडिया है। जब पस मंजर में जाने वाले लोग मंजर के ऊपर आए तो जो अमन की आशा की बात करने वाले थे उन्होंने जनाब ये बात, क्योंकि उनका कारपोरेट अपना इंटरेस्ट है, उन्होंने ये बातें करने छोड़ दी। फिर वो जानबूझ के पस मंजर में चले गए। फिर उन्होंने भी वो जिस तरह दूसरे लोग थे पस मंजर में जाने वाले, मीम्स बनानी शुरू कर दी, गाने बनाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने भी अपने सारे प्रोग्राम जो है ना जी वो उसी तरह के शुरू कर दिए। तो अमन की आशा वो भूल ही गए कि हम कभी अमन की आशा जो है ना जी वो चला रहे थे, उसकी कैंपेन कर रहे थे। तो उसके बाद ये मतलब ये है उसमें, तो ये स्टेट का जो रवैया है ये कहीं ना कहीं पब्लिक में रिफ्लेक्ट करता है। वो अगर स्टेट जो है वो इस तरह करे तो हाँ, मीडिया के लोग जो हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उसमें नजरियाती लोग भी मौजूद हैं जिनके नजरियात इस किस्म के हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो नजरियात के ऊपर यानी सख्त होने के बावजूद भी अगर रियासत अपना रवैया चेंज करे तो ये लोग पस मंजर में चले जाते हैं। लेकिन देखिए ना रोशन साहब, ये जो अमन की आशा थी, ये जंग ग्रुप ने चलाई थी, जियो ने चलाई थी, लेकिन उसी पे आमिर लियाकत हुसैन जो थे वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते रहे। तो वहां पे भी शायद एक यकसुई नहीं थी इस हवाले से, और एक क्लैरिटी नहीं थी। तो वहां पे भी हमें इस तरह की जो है प्रोपेगेंडा मिलता रहा। वो जंग में कॉलम भी लिखते थे और जियो पे प्रोग्राम भी करते थे। तो एक प्रोपेगेंडा सर उर्दू अखबारात ये करते हैं कि इंडिया ने हमें दिल से तस्लीम नहीं किया और वो अखंड भारत चाहता है। तो इसका एक तो पंडित नेहरू ने 48 में वो गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वहां पे उन्होंने यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहते तो हम पार्टीशन से अग्री ही क्यों करते। तो मुझे अगर ऑफर भी की जाए कि आप पाकिस्तान को शामिल कर लें इंडिया में, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है ना प्रॉब्लम्स मेरे अपने ही काफी हैं। मैं और प्रॉब्लम्स में एडिशन और इजाफा नहीं चाहता। इसी तरह इवन नरेंद्र मोदी साहब ने 2012 में इंटरव्यू दिया, एक जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, नई दुनिया उनका एक मैगजीन है, उसमें भी उन्होंने कहा भाई मैं तो इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ बहुत खुश हूं, मैं अखंड भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग जो अच्छे ताल्लुकात इंडिया से नहीं चाहते, वो ये बोगी जो है ना ये हवा खड़ा करते रहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इवन जी पंडित नेहरू जो थे वो बड़े दुश्मन थे पाकिस्तान के। अभी मुझे किसी दोस्त ने एक ये स्पीच भेजी पंडित नेहरू की 1957 की, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसमें आप देखिए कि कितनी जबरदस्त वो उर्दू बोल रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है जो उन्होंने 1957 में की। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने पाकिस्तान मीडिया की बात की, ये स्पीच हम जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर इंडियन मीडिया की बात की ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। और इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया लोग हैं मीडिया के अंदर, तो इंडिया में भी कम नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान से ज्यादा है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो इसमें मतलब ये दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका एजेंडा ही यही है, और उनके भी वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। यहाँ मैं मतलब वो जो उनके जिस तरह, बल्कि मैं कहूंगा कि वो
ज्यादा जो है ना नफरत फैलाता है इंडिया का मीडिया, तो ये बात गलत नहीं होगी। उनका प्रिंट मीडिया, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें बेशुमार नाम अगर गिनवाने लगे तो वो, तो ये मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये वहां पे भी ऐसे ही लोग। मसलन कौन है सर इंडिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मसलन हमारे यहाँ मजीद निजामी साहब थे, और मजीद निजामी साहब इस हद तक थे, वो नवाए वक्त के ओनर भी थे, एडिटर भी थे। वो यहां तक कहते थे कि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मुझे एटम बम के साथ बांध के, एक मिसाइल के साथ बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और उनको किसी ने, अपना जनरल जिया ने कहा था एक दफा कि आप निजामी साहब मेरे साथ इंडिया चलें, तो उन्होंने कहा था जनरल साहब मैं अगर इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊंगा, और उनको कोई एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं कहता। तो इंडिया में उनके पाए का कोई है ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से इतनी नफरत करता हो? इंडिया में इस वक्त मजीद निजामी साहब, अब ये देखें ना, अब मजीद निजामी साहब थे और उनकी बेटी को देख लें आप, क्या उनकी बेटी जो है उनका रवैया मजीद निजामी की तरह? ग्रुप चला रही है ना वो। तो बात ये है कि ये वहां पे शायद पाकिस्तान में एक दूसरी तरह की चेंज आई है और इंडिया में एक दूसरी तरह की चेंज आई है। अब मैं इस वक्त मेरे यानी बेशुमार नाम है, वो मैं थोड़ा सा नाम के बारे में है कि थोड़ा ज़हन से निकल जाते हैं, जो यानी पाकिस्तान में वो बड़े यूट्यूबर्स वहां पे ऐसे हैं, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग इस वक्त ऐसे हैं जो, बल्कि वो इस हद तक है कि वो उन लोगों को अपने, यानी वो कभी आपको इनवाइट नहीं करेंगे। वहां पे इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं कि वो शकील चौधरी को, जो पाक इंडिया दोस्ती की बात करते हैं, उन्हें अपने प्रोग्रामों में नहीं इनवाइट करेंगे। वो यहाँ से करेंगे रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड जनरलों को, और उनके जो प्रो मीडिया है, एस्टेब्लिश प्रो मीडिया के लोग हैं, उन्हें इनवाइट करेंगे और वो एक जंग का सामान जो है ना जी पैदा कर देते हैं। तो ये इस तरह के वो ये सारा कुछ करते ही इस तरह है कि वो नफरत में इजाफा करें। वो किसी तरह भी उनके बारे में हम ये नहीं कह, आप भी जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम इंडिया में बहुत ज्यादा होते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना जी उसके क्लिप चलते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां इस तरह के लोग नहीं हैं, ये लोग वहां पे पैदा हो गए हैं। यहाँ अगर मजीद निजामी की बेटी, उसका रवैया मजीद निजामी से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तो वहां जो अपना लोग थे 90s तक, अब जो वहां पे लोग हैं उनका रवैया उनसे बहुत मुख्तलिफ है, जो खासतौर पे यंगस्टर्स आए हैं वहां पे। और ये एक जो जिनको मोदी मीडिया कहा जाता है, तो वो जो है ना जी उसका रवैया कहीं ज्यादा बुरा है मजीद निजामी जैसे लोगों के रवैये से। लेकिन सर अगर वहां पे अर्नब गोस्वामी है ना, तो वहां पे फिर रविश कुमार भी है, बरखा दत्त भी है, ठीक है ना? तो और फिर वहां पे उस मीडिया पे क्रिटिसिज्म भी होता है। हमारे यहाँ सर नवाए वक्त पे कोई निजामी साहब को हर बंदा जो है ना उनका इज्जत और एहतराम से ही नाम लेता था, कोई क्रिटिसाइज नहीं करते थे निजामी साहब को। और उन्होंने सर 2004 में गुलाम अहमद परवेज साहब का एक आर्टिकल छापा था, जो एक किताबचा है उनका, हिंदू क्या है, और उसमें जो है ना लिटरल डीमोनाइजेशन की हिंदुओं की, कि हमारे नौजवान जो हैं हिंदुओं को पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं, हालांकि वो तो खूंखार दरिंदे हैं, यानी ड्रेडफुल बीस्ट्स हैं और ब्लड थर्स्टी पता नहीं क्या कुछ ना। तो उस तरह की बात इंडिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे 20-25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। नहीं, तो ये हम करते हैं और हमारे यहाँ कोई उस पर एहतसाब नहीं होता, किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी मीडिया हाउस ने, किसी ने। तो पीपल गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ डीमोनाइजेशन हमारे यहाँ जो है। नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बताता हूँ कि यहाँ भी हम नाम ले सकते हैं, इम्तियाज आलम साहब का नाम ले सकते हैं, हुसैन नकी का नाम ले सकते हैं, आइए रहमान बहुत बड़ा नाम है, और इसी तरह जनाब नजम सेठी साहब का हम नाम ले सकते हैं कि जिन्हें जेल भेजा गया था सिर्फ इसी वजह से कि इंडिया में उन्होंने खास किस्म की तकरीर की थी। तो यहाँ पे भी नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक दूसरा जो है ना जी पहलू है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सियासी शऊर जो है ना वो, और उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स यहाँ पे अभी तक हो चुकी हैं, उनकी वजह से अब यहाँ पे हिंदुओं को उस तरह से गाली देना मुमकिन नहीं है मीडिया में खास तौर पे। आपको याद है कि यहाँ पे अपना चीफ जस्टिस साहब है हमारे,
बड़ा दबंग चीफ जस्टिस साकब निसार, उन्होंने एक दफा कहा था कि वो मैं तो मतलब दूसरी जो कौम है मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाह रहा। हालांकि आपको पता है कि साकब निसार जो उन्होंने हिंदुओं की तरफ इशारा किया था, आपको पता है कि साकब निसार को किन की आशीर्वाद थी और किस तरह से उन्होंने जनाब अपना सारा औहदे का अपना इंजॉय किया। उन्होंने वो फिरौन किस्म का रवैया था, फिरौनियत थी उनके रवैये में। लेकिन जो ही ये उन्होंने बात की तो उनको जनाब अली जबरदस्त उन पे तनकीद हुई और उन्होंने और ख्याल था कि शायद वो माफी मांग लेंगे। वो माफी तो खैर मांगने वालों में है ही नहीं, वो समझते हैं। लेकिन ये मतलब इसी तरह का एक बयान इमरान खान की कैबिनेट के एक बंदे ने भी दिया था और उसको भी तनकीद, उस पर भी तनकीद हुई और उसको बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। तो ये एक किस्म का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई हैं, अब ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी है, दूसरे जो है ना जी वो अपना क्रिश्चियन है, तो ये पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 3% है, से ज्यादा है शायद कुछ। और बल्कि वो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो कहते हैं कि हम इससे भी ज्यादा हैं और उन्हें उनके वोटों की जरूरत पड़ती है। और खास तौर पे सिंध में और जनूबी पंजाब में तो कुछ ऐसे हलके हैं कि जहां पे उनका 2-4 हजार वोट जो है वो फैसला कुन वोट साबित होता है। तो ये मतलब ये एक जो यहाँ पे इस तरह की रिफॉर्म्स हुई हैं उससे तब्दीली तो आई है। और इस तब्दीली को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज अगर हमीद मजीद निजामी अपने अंदर दिल के अंदर जो मर्जी कहता रहे, लेकिन अगर वो कहना भी चाहते तो वो हिंदुओं को उस तरह जिस तरह वो पहले एड्रेस करते थे वो नहीं कर सकते थे। और इसमें फिर एक और भी बात है कि पाकिस्तान टूटने के बाद जिस तरह का यहाँ पे प्रोपेगेंडा हुआ और उसमें यही कहा गया जी कि ये इस तरह मतलब जो अपना हिंदू साथी थे वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में, और उन्होंने ये किया, लोगों को गुमराह किया मुसलमान यूथ को, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो ये सारी हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब जो मुस्बत बातें हैं हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये लेकिन रोशन है। साहब, जी जी 2015 में गलबन अमीर हमजा हैं, लश्कर तैयबा या जमात दावा के एक लीडर हैं, जी उन्होंने किताब लिखी और जिसका टाइटल ही ये था, हिंदू धर्म इंसानियत का कातिल। उनके खिलाफ तो कोई ब्लास्फेमी का किसी ने चार्ज नहीं लगाया, किसी ने नहीं कहा कि यार ये क्या तुम लिख रहे हो, हिंदू सिर्फ इंडिया में तो नहीं रहते, वो तो पूरी दुनिया में रहते हैं, जी जी पाकिस्तान में भी हिंदू है, क्या उनकी दिल आजारी नहीं होती इस तरह से? बिल्कुल बहुत तो ज्यादा होती पाकिस्तान है। का जो ब्लास्फेमी लॉ है, व्हाई डजंट इट प्रोटेक्ट अदर रिलीजन्स? नहीं वो देखें जी उसमें अपना ब्लास्फेमी लॉ जो है उसको यानी जो इस्तेमाल के में यानी जहां भी इस्तेमाल हुआ है उसका, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है। वो मॉब मॉब कहीं ना कहीं आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। तो वो माइनॉरिटीज बेचारी हैं, वो तो इस तरह का प्रेशर डाल ही नहीं सकती। तो वो कहाँ से वो मॉब बनाएंगी और कहाँ वो आएंगी? वो तो उनके पास जो एक राइट है कि खुफिया जो वोट है वो वहां पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, निकालते हैं। और उसमें भी उनका इंटरेस्ट कम से कम होता जा रहा है, लेकिन वो वोटर तो हैं। और वो मुसलमान वोटर जो है, आम जो कैंडिडेट है, वो मतलब उनका वोटर है, वो उन्हें वोट उनसे लेना होता है और उसे पता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये है, लेकिन वो उस तरह से ताकत नहीं है, ना वो प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, ना वो ताकत में है। ताकत है ही नहीं तो ताकत का इस्तेमाल वो क्या करेंगे? तो वो ये सारी बातें हैं। और ये प्रोपेगेंडा हम इंडिया में जो देखते हैं बड़ा अफसोसनाक है। यानी हम मैं भी उन लोगों में से हूं जो इंडिया की मिसालें दिया करते थे कि वहां बड़ी बहुत सेकुलर मुल्क है, वहां जो है ना जी पाकिस्तान से ज्यादा टॉलरेंस है। लेकिन जो हमने पिछले यानी खास तौर पर मोदी के आने के बाद जो हमने देखे हैं मनाजर जिस तरह के, तो अगर आप जो 2 साल पहले या शायद 1 साल पहले जो दिल्ली में हंगामे हुए हैं और जिस तरह से हुए हैं, तो उसमें जो मनाजर हमें नजर आए हैं तो वो मतलब उन्हें हम कैसे नजरअंदाज कर दें कोई भी बात करते हुए? तो कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। एक अफसोसनाक सूरत हाल है, वो पाकिस्तान में हो तब भी अफसोसनाक है मिनॉरिटीज के खिलाफ, इंडिया में हो तब भी अफसोसनाक है। और उसमें सिर्फ मतलब जो यानी देखने की बात है जो वो ये है कि भाई हर जगह कोई भी मेजोरिटी नहीं है। अगर हमें जो हमारे भाई हैं हम कहते हैं जी कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड है और ये जनाब हम इंसानियत की भी बात अगर कर लें तो उसमें यही है कि
कहीं ना कहीं माइनॉरिटी है, अगर हम यहाँ मिनॉरिटी को तंग करेंगे तो कहीं वो भी इसके रिफ्लेक्शन कहीं भी आ सकता है। और ये इंडिया में तो यही जवाब पेश किया जाता है कि ये जो कुछ होता रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिफ्लेक्शन जो है ना जी, इसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। बात तो ये है कि कोई चीज जायज है या नाजायज है, तो उसको जस्टिफाई कर देना रिफ्लेक्शन के तौर के ऊपर, तो ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जो चीज नाजायज है, गलत है, वो गलत है, वो किसी के खिलाफ भी हो। अच्छा, उसमें रोशन साहब बात यह है, मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट है जिनका अभी तस्करा भी मैंने किया, शायद सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू किया, और वो कहते हैं जी मैंने सारे जो राइट्स हैं वो कवर किए हैं। तो वो कहते हैं जी इन राइट्स का अक्सर और बेशतर स्टार्ट जो है मुसलमानों की तरफ से ही होता है, और फिर ये अलग बात कि वो सफरिंग भी उन्हीं की ज्यादा होती है। अब ये जो शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट थे, उसमें आपको पता है कि कितना उन्होंने प्रोपेगेंडा किया सिटीजनशिप लॉ का, हालांकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक किसी एक भी इंडियन सिटीजन की जो दिल्ली में रह रहा है, जो कलकत्ता में रह रहा है, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। तो उन्होंने शाहीन बाग में एहतजाज किया, खवातीन को आगे कर दिया, सड़कें ब्लॉक कर दी, और इतना अरसा ब्लॉक रही। उनको समझाया भी लोगों ने कि यार इस तरह से ना करो, लेकिन वो जनाब उसी पे डटे रहे। तो इस तरह से जो मुसलमान हैं उनको भी थोड़ा सा एक तनकीदी जायजा लेना चाहिए। अब हमारे यहाँ गुजरात राइट्स की बहुत बात होती है, लेकिन कोई नहीं ये बताता, हमारा मीडिया नहीं बताता कि उनका स्टार्ट कहां से हुआ। गोधरा से हुआ था, जहां पे 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया ट्रेन में। तो ये जो मसाइल हैं सर, उनका भी और पाकिस्तान के सर जो मुआशरे की बात है, अभी आपने आइए रहमान साहब की बात की, मसलन आइए रहमान के जनाजे में कितने लोग थे, और मुमताज कादरी साहब के जनाजे में कितने लोग थे, खादम रिजवी साहब के जनाजे में कितने लोग थे, इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, जाहिर है सर, वो अपना इनसेन वॉइसेस जो हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। और मतलब ये उसमें उसका तो हम जो सेन और इनसेन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सेन वॉइसेस हैं वो भी, अगर रियासत उन्हें जो है ना जी कहीं ना कहीं, जब वो यानी रियासत उन्हें इस्तेमाल करना चाहे, अपनी जरूरत करती भी है, तो ये आइए रहमान की आवाज मुशर्रफ दौर में बहुत बड़ी आवाज थी, और उसमें वो दूसरी इनसेन वॉइसेस जो हैं वो नहीं थी। मैं फिर कहूंगा कि इसमें वो अपने तौर पे कुछ भी नहीं है। जो इज्तिमा हमें नजर आते हैं उसमें रियासत की सरपरस्ती है, और ये रियासत को ये सरपरस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत महंगी पड़ चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट से हम निकल ही नहीं रहे, जो मतलब हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुकी हैं। तो ये एक है, डिफरेंट बात है। तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये लोगों का बुनियादी तौर पे ये लोगों का मजाज है या लोगों का रवैया है। हाँ, लोग इसमें भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। उन्हें जिस तरह से यानी फीड किया गया है, उनके ज़हनों को बनाया गया है, तो उसमें वो जाहिर है वो उन पे उसका असर है। वो उसी तरफ जाएंगे जो कुछ उन्हें बताया गया है, जो कुछ उन्हें पढ़ाया गया है। लेकिन ये अगर इस तरह का सिनेरियो चेंज हो जाए, उन्हें अगर मिसलीड या मिसगाइड ना किया जाए, उन्हें जो हकायक हैं वो बताए जाए, तो वो अपना जनाब मुख्तलिफ सूरत हाल भी यहाँ नजर आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि गोधरा में मेरे ख्याल में इंक्वायरीज वहां पे हो चुकी हैं। वहां पे ये यानी वो ये चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि वहां पे जो ट्रेन में लोग जले थे उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। वो अपने स्टोव थे उनके, वो जो कर रहे थे। और उसमें बल्कि अगर आप देखें, खुशवंत सिंह ने गोधरा राइट्स के बाद जो गुजरात की सूरत हाल हुई, उसमें एक किताब उन्होंने छोटी सी किताब लिखी थी, और उसमें वो बहुत उन्होंने तो कहा था कि ये इंडिया खत्म हो गया। और उसमें खात्मा उन्होंने जो है ना जी उसके सेकुलरिज्म के हवाले से कहा था कि वो सेकुलरिज्म नहीं रहा। तो खुशवंत सिंह का बहुत बड़ा नाम है, जिनकी राख हमने खुशाब के एक स्कूल की दीवार में हमने रखी है। तो वो मतलब इस तरह है चीजें। तो ये यानी पाकिस्तान, यहाँ पे लोगों को जिस तरह फीड किया गया, जो पढ़ाया गया, जो इनकी नजरियाती तरबियत की गई, मजहब की बुनियाद के ऊपर एक मुल्क बना, और एक सेकुलर मुल्क, उसमें उससे हम बेहतरी की तवक्का रखते हैं। हम, मेरे और आप जैसे लोग, हमें जो है ना जी कहीं ना कहीं कुछ जवाब चाहिए बेहतरी की बातें यहाँ करने के लिए। हमारे पास एक जवाब था बहुत अरसे तक, 90s तक, वहां के जी वहां टॉलरेंस है, वहां वो सेकुलर है। लेकिन भाजपा के आने के बाद वो जवाब हमारे पास खत्म हो गया, वो दलील हमारे पास खत्म हो गई है, नहीं रही हमारे पास, ये हमें मानना पड़ेगा।
और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो खास तौर पे जो इंडिया में मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो एनलाइटेड लोग हैं, जो इंसान दोस्त लोग हैं, वो भी यही बातें करते हैं। तो वो कंपैरिजन करने की मतलब उसमें जरूरत नहीं है। जो गलत है वो है गलत, और उस जो वहां पे गलत हो रहा है उसने मेरे और आप जैसे लोगों को, अमन की बात करने वालों के लोगों को, दोस्ती की बात करने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा सर, आपने बात की गोधरा की, जी तो जी सर अब तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड है कि वो स्टोव शोव अंदर से नहीं जले थे, वो बाहर सैकड़ों लोगों ने आके उस राइट में हिस्सा लिया था और लोगों को दरवाजे बंद कर दिए थे, निकलने नहीं दिया गया। और नरेंद्र मोदी की एक बायोग्राफी लिखी है एक अंग्रेज ऑथर ने जो पीएचडी है, उसने भी उस बात का जिक्र किया है और उसमें बहुत से लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। एक बंदा 15-20 साल से दौड़ा हुआ था, वहां से फरार हुआ था, उसको पिछले दिनों पकड़ा। और हिंदू अखबार जो कि कोई वो नहीं है, मुतासब अखबार नहीं है, उसमें भी ये चीज आ चुकी है। तो दूसरी सर, क्या बीजेपी जो है आने से, उसके पिछले दौर भी तो बीजेपी का था ना, जब वाजपेयी जी आए थे, लाहौर आए थे, तो क्या उस वक्त भी सेकुलरिज्म खत्म हो गया था इंडिया का, या नरेंद्र मोदी के आने से हुआ? वैसे तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लोगों को कभी भी सेकुलर नहीं माना। आज से 50 साल पहले भी वो कहते थे नहीं, इंडिया सेकुलर नहीं है। तो आज भी अगर कह रहे हैं तो क्या फर्क है? क्या इंडिया आज हिंदू रिपब्लिक बन गया है? नहीं, सेकुलर कोई मुल्क जो है ना जी, वो दो दो बातें होती हैं। एक तो उसका आयन है, जब तक इंडिया का आयन सेकुलर है हम उसे सेकुलर मानेंगे। लेकिन आयन की जहां जहां खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नहीं है कि हम उसकी निशानदेही ना करें। या अब हमारा मुल्क जो है वो सेकुलर नहीं है, यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि फलां जो ये हरकत कर रहा है वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, तो हमारा मुल्क तो सेकुलर है ही नहीं। तो वहां पे एक सेकुलर मुल्क में जिसका आयन और कानून जो है ना जी, वो लोगों को ये जमानत देता है कि उनके सेकुलरिज्म के तहत उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वहां पे अगर ये बात हो तो वो ज्यादा तशवीश की बात है। तो इंडिया को हम इंडिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सेकुलर मुल्क नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सेकुलर मुल्क होने के बावजूद वहां पे उस तरह से लोगों का रवैया सेकुलर नहीं हो सका। अक्सरीती आबादी वहां की हिंदू है, और उसमें हिंदू आबादी में भी सारे नहीं, लेकिन हिंदू आबादी की अक्सरियत जो है वो शायद मैं कह रहा हूं कि शायद उनका रवैया अब सेकुलर उस तरह से नहीं रहा जिस तरह 50s में था, 60s में, 70s में, इवन 90s तक जो रहा है। तो ये एक बड़ी क्लियर कट बात है। और दूसरी एक बात आपको और बताऊं कि ये नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो आपको शायद आपके इल्म में हो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर यूरोप ने और अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी कि वो वहां पे नहीं जा सकते, और उसमें किसी ना किसी तरह उन यानी उनके ऊपर वही पाबंदी थी जो टेररिस्ट लोगों के ऊपर, टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस रहने वाले, इन्वॉल्व रहने वाले लोगों के ऊपर होती है। उसी तरह की पाबंदी नरेंद्र मोदी के ऊपर थी, लेकिन यह पाबंदी उस वक्त हटाई गई जब तय हो गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर बातें हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या किसी मुल्क ने उनका नाम लेके ये कोई डिक्लेरेशन इशू किया, कुछ ऐसा था कि भाई वो पाबंदी हटाई गई थी? तो इसका मतलब है कि नहीं, वो तो मेरे इल्म में है कि यूएस के बारे में कहा गया था कि जी उन्होंने वीजा देने से मना किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अप्लाई मेरा ख्याल नहीं किया था। लेकिन बात यह है ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की एक कमेटी बनाई थी, और उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दी कि उनका उसमें कोई जाती तौर पर कोई रोल नहीं है। तो एनी हाउ, अब सर हम आगे अगर चलें तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो है, हमारे आपने कहा ना कि 50s और 60s में तो इंडिया था, सेकुलर था, हमारी स्टेट ने तो उसको कभी सेकुलर नहीं माना। और सर अगर आप इस्लामिक स्टेट अपने आप को डिक्लेयर कर दें तो क्या फिर आपके ऊपर से कोई स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी आपने सेकुलर नहीं डिक्लेयर किया? अब पाकिस्तान का आइन भी तो कहता है ना कि सारे सिटीजन बराबर हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह देता है कि सदर और वजीर आजम के लिए मुसलमान होना जरूरी है। सर इसीलिए हम इसको सेकुलर नहीं मानते। हम नहीं, हाँ जी, बराबरी के हकूक का तो आइन कहते हैं ना पाकिस्तान के। हम तो मेरे और सर कितने पाकिस्तानी हैं, कितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, मसलन नवाज शरीफ ने ये शेक क्यों नहीं हटाई, बेनजीर भुट्टो ने क्यों नहीं हटाई? भुट्टो साहब ने तो इंट्रोड्यूस की ये तो सारे लिबरल लोग हैं ना, मुल्ला तो नहीं है।
नहीं, तो उन्होंने क्यों नहीं, उनको भुट्टो क्यों ये साहब के कंट्राडिक्शन नजर नहीं आई? भुट्टो साहब के बारे में तो आप कह सकते हैं, उसका भी एक पस मंजर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपना नवाज शरीफ और बेनजीर तो इतने खुद मुख्तार थे ही नहीं कि वो अपने तौर पे उस तरह से फैसले कर सकते। और जो 18वीं तरमीम भी हुई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या हशर करने की कोशिश की गई, और वो भी एक आसफ अली जरदारी की खास स्ट्रेटजी थी जिसके तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया। और वो भी मेरे ख्याल में वो भी 18वीं तरमीम भी खास किस्म की बारगेनिंग हुई, जिसके बाद जो है ना जी वो हुई, और उसके बाद भी वो बारगेनिंग के जो फायदे ले लिए गए, तो उसके बाद मुसलसल वो उसकी मुखालफत की जा रही है और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान का तो मामला ही कुछ और है। यहाँ पे उस तरह से हुकूमतें ऑटोनमस होती नहीं है। जो हुकूमतों को आइन इख्तियार देता है वो उसके मुताबिक अमल नहीं कर सकते, तो वो बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत बड़ी बात है जो आप तब्दीलियां चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में मुतालबा मौजूद है कि पाकिस्तान का आइन ऐसा होना चाहिए जो जिसमें हकीकी तौर के ऊपर तमाम शहरियों के लिए यकसा हकूक की जमानत हो, यानी इन लेटर एंड स्पिरिट जो है ना जी ये चीजें नजर आनी चाहिए। लिखा हुआ है तो लेकिन है नहीं है उस तरह। तो ये बातें यहाँ होती हैं, और मेरे ख्याल में अगर डेमोक्रेसी यहाँ चलती रही, हम तो ये कहते हैं हमारा जो हमें जो लाले पड़े रहते हैं हर वक्त, वो तो ये है कि यार यहाँ डेमोक्रेसी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसे चलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सारी कमियां, कुताहियां, खामियां हैं, इन्हें तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारा तो है ही मुतालबा यही है, ख्वाहिश यही है कि अगर डेमोक्रेसी चलती रहे तो यहाँ वो हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। लेकिन रोशन साहब, ये सारी जो है ना खराबियां, उनको आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डाल सकते। हमारे मुआशरे की जो साख्त है, हमारे मुआशरे की जो थिंकिंग है, उसको भी हमें नजर में रखना चाहिए। मसलन मेरा ख्याल है 1999 की बात है, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, PMLN की गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उस वक्त रब्वा का नाम चेंज करने की एक रेजोल्यूशन आई। उसमें एक MP ऐसा नहीं था, ना पीपल्स पार्टी का, ना PMLN का, ना किसी और लिबरल पार्टी का, जिसने ये कहा हो कि भाई नाम बदलने से पहले रब्वा के लोगों से भी पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। इस हद तक भी किसी MPA में जरूरत नहीं थी। तो सिर्फ हम एस्टेब्लिशमेंट को ना ब्लेम करें, हमारे अपने रवैये, हमारे सियासतदानों के रवैये। अब भुट्टो साहब के ऊपर तो किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गान नहीं तानी थी कि उन्होंने स्टेट रिलीजन इस्लाम को डिक्लेयर किया, सारा कुछ वो जो है डाला, फिर जुमे की छुट्टी भी की, शराब पे पाबंदी भी लगाई। तो सर अभी मैं आखिर में अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वो पंडित नेहरू की जो है स्पीच वो सुनवाना चाह रहा हूं, और उसकी बहुत ही मजेदार, उनकी बड़ी चेस्ट जिसको कहते हैं शुस्ता, वो है उर्दू जो है। जी हम मदाह हैं जी उनके। पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो एक हमारी टुकड़े, हमारे दिल के बाजू टुकड़े, कैसे हम सोचें उनसे लड़ना, ये तो एक अपने को ही एक नुकसान पहुंचाना है। और अगर वो हिमाकत से समझें अदावत करना हमसे, तो वो अपने को नुकसान पहुंचाए। ये अजीब रिश्ता है हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का, अजीब रिश्ता के रंजिश भी हो, एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी कुछ गुस्सा भी चढ़े, लेकिन आखिर में वो रिश्ता इतना करीब का, हजारों बरस का, कि कानूनों से वो नहीं मिट सकता है। और अगर कोई जरा नुकसान हिंदुस्तान को हो, यकीनन तो पाकिस्तान को उसका नुकसान है, और पाकिस्तान को हो तो हिंदुस्तान। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अमन से रहें, दोस्ती से रहें, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बढ़ें। जी सर, बहुत जबरदस्त जनाब, बहुत एक किस्म का जो है ना जी, वो अगर हम ये सारा कुछ भूल जाए जो कुछ हो चुका है, तो ये जबरदस्त तकरीर थी। और ये यहीं से मुझे जो एक बात याद आ गई कि अपना अगर पंडित नेहरू जिंदा रहते तो मेरे ख्याल में ये जंग जो 1965 की ना होती। तो ये मतलब है। अच्छा, उसमें सिर्फ हमें जो देखने वाली बात ये है कि ये मतलब एक तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए,
और उसके बाद जो इंटरनेशनल रोल था, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो बनी थी, उसमें जो रोल मार्शल टिटो के साथ पंडित नेहरू ने किया था, यानी वो उसमें यही था कि वो पूरी दुनिया के अमन की एक किस्म की बात थी, ख्वाहिश थी, कोशिश थी। तो उसमें जो बंदा पूरी दुनिया के ने अमन की बात कर रहा हो, दोस्ती की बात कर रहा हो, तावन की बात कर रहा हो, जो सारा उस तरह से, तो वो कैसे हो सकता है कि वो अपने हमसाया मुल्क के लिए करे। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि पंडित नेहरू यानी पाकिस्तान और इंडिया बना, जो हिंदुस्तान की तकसीम हुई, वो किसी खुशगवार माहौल में नहीं हुई थी। वो तकसीम का पस मंजर किसी तरह भी खुशगवार नहीं था, और बड़े भी जो है ना जी अपना कबूल किया गया था, उसको दुखी दिल के साथ कबूल किया गया था। और उसके बाद फिर जब दो रियासतें बन जाती हैं, तो मैं आपको एक मुल्क यानी दो मुल्क तो जो है ना जी, वो तो एक और मुख्तलिफ बात हो जाती है। एक मुल्क के अंदर जो दो सूबे होते हैं, उनके अपने अपने मफादात होते हैं। उन सूबों की जो हुकूमतें होती हैं, वो हालांकि एक ही मुल्क के शहरी होते हैं, लेकिन वो हुकूमतें अगर उसके सूबे के मफादात दूसरे सूबे से टकराएं, तो वो फिर जो है ना जी, उन्हें अपने सूबे के मफादात को ना सिर्फ ज्यादा उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि वो अगर ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं तो वो ले। तो ये तमाम बातों के बावजूद मैं इस बात को मानता हूं कि पंडित नेहरू अगर जिंदा होते तो 1965 की जंग कभी भी ना होती। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और वो दोस्ती चाहते थे, सारा कुछ चाहते थे, लेकिन वो अपने हिंदुस्तान की रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते थे, और वो तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने किया। और उसमें मेरे ख्याल में बात यह है कि उनका जो रवैया था दोस्ती का, जो उनका रुझान था दोस्ती और अमन की तरफ, पाकिस्तान के हुक्मरान उससे फायदा नहीं उठा सके, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। तो ये मेरे ख्याल में ये जो है ना, अब बहुत बड़ा नाम है पंडित नेहरू का, हम उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जो मैंने आपको शायद बारीक सी एक बात है कि उन्होंने मफादात पाकिस्तान की बजाय अपने मुल्क का करना था, और उसमें फिर इंडस वाटर ट्रीटी मेरे सामने है, तो उसमें उन्होंने इंडिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान उसमें अपनी गलतियों की वजह से वो कुछ ना ले सका जो वो इंडस वाटर ट्रीटी से ले सकता था। अगर कभी आपका हो, अब तो आपका प्रोग्राम एंड पे चला गया है, खत्म होने को है, तो कभी हम इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी बात करें, अगर हो सके तो मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, तो ये मैं उसको यानी वो जस्टिफाइड है जो पंडित नेहरू ने किया। लेकिन ये है मतलब ठीक है, वो एक दो मुल्क जो यानी बड़े नाखुशगवार हालात में वजूद में आए, तकसीम हुई उसकी, और उसमें वो सारा कुछ, उसमें ये बातें बड़ी, उसमें फायदा हम ले सकते थे, बड़ी मतलब जो है ना मुस्बत बातें हैं। लेकिन वो उस तरह से दोनों मुल्क उसका फायदा नहीं ले सके। दुश्मनी की बुनियाद तकसीम के वक्त ही रख दी गई थी, और वो दुश्मनी जो है ना जी, वो किसी ना किसी तरह, आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तानियों ने उसमें ज्यादा जो है ना जी हिस्सा डाला दुश्मनी को बढ़ाने में। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी जो है ना जी मामला, वो फिर वही बात आ जाती है रियासत के मफादात की। तो वो दो शहरों के, एक मुल्क में रहने वाले शहरों के मफादात हो, एक मुल्क में रहने वाले सूबों के मफादात हो, तो वो सूबाई हुकूमतें जो हैं, वो शहरी हुकूमतें जो हैं, वो अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और ज्यादा से ज्यादा केक का जो हिस्सा है उसमें से लेने की कोशिश करती हैं, और उसमें वो जस्टिफाइड बात भी होती है। तो वो किया, उसमें ये हुआ। हमारी कमजोरी है, हमारी नालायकी है हमारे लोगों की, कि हम उस तरह से जो यानी जो हम फायदा ले सकते थे वो हम नहीं ले सके। हमने दोस्ती की बजाय दुश्मनी की तरफ जो है ना जी हमारा रुझान ज्यादा रहा, और हमसाया मुल्क के ऊपर भरोसा करने के, या उसकी तरफ उसको मतलब दोस्ती पे कायम रखने की बजाय हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में चले गए। इंडिया भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया, और हमारा रवैया जो रोल है, हमारा जो किरदार है, वो ज्यादा बुरा रहा उसमें। इंडिया वो अच्छा जी रोशन साहब, बात यह है, जी आपने कहा कि अगर पंडित नेहरू रहते तो 65 की जंग नहीं होती। तो सर वो तो हमें नहीं बताया जाता ना कि 65 की जंग की वजह क्या थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर था ना। तो ये जो है हमें, और शास्त्री जो थे जो नेहरू के बाद आए, वो भी तो कोई जंगजू किस्म के सियासतदान नहीं थे, तो वो भी तो अमन ही चाहते थे।
और जहां तक सर इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, आपको पता है कि इंडिया में पंडित नेहरू पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप इन दरियाओं का कम से कम 25% पानी जो है ना वो इंडिया के लिए रखें, और उन्होंने जो नेगोशिएट किया वो 20% से भी कम है। तो इंडिया के अंदर जो इस पे डिबेट है वो भी हमें पेश नजर रखनी चाहिए। नहीं तो वो अगर आप ना, नहीं वो बात मुख्तलिफ हो जाएगी यहाँ मेरे ख्याल में। वो जितनी डिटेल करने की जरूरत, डिटेल में बात करने की जरूरत है, वो इस वक्त हो नहीं सकेगी। वो अगर आप कभी वक्त रखें ना तो दोबारा कभी तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। सही, चले। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने बहुत मुझे टाइम दिया रोशन लाल साहब। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये डिस्कशन जो है वो यूजफुल लगेगी और हम ये दोनों मुल्क जो हैं वो अमन के रास्ते पे चल पड़े, और इसी में दोनों मुल्कों का फायदा है, दुश्मनी में किसी का फायदा नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे और अपने बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।